आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-15EX को लेकर। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ने F-15EX को एक्सपोर्ट के लिए अप्रूव कर दिया है और अब बोइंग ऑफिशियली इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को ऑफर कर सकती है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है और अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से 2 और फाइटर जेट इस कंपटीशन में उतारे गए थे। पहला था FA-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा था F-16 जो बाद में चेंज होकर F-21 बना। और इन दोनों फाइटर जेट्स को MMRCA 1 के दौरान ही अप्रूवल मिल चुका था। बोइंग की तरफ से F-15 को रशियन Su-35 के अगेंस्ट उतारा गया है और क्योंकि ये एक नया कंटेंडर है, बोइंग को इसके लिए US में अप्रूवल लेना जरूरी था। और अब बोइंग को इस फाइटर जेट को भारत को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मिल चुका है, यानी कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए अब ये फाइटर जेट फॉर्मली कम्पीट करेगा। अगर आप भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो भारत में हर आदमी जानता है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए रफाल फाइटर जेट वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास में ऑलरेडी 36 रफाल फाइटर जेट्स होंगे, इस वजह से ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को लॉजिस्टिकल और ट्रेनिंग एंगल से सस्ते पड़ेंगे। लेकिन भारत में अगर कोई भी चीज खरीदी जाती है उसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के हिसाब से चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही हैं। आइए समझते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से। भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, यानी कि RFI रिलीज कर दी गई है। इस RFI को रेस्पॉन्ड किया है दासो एविएशन ने अपने रफाल फाइटर जेट से, यूरोपियन कंसोर्टियम ने यूरो फाइटर टाइफून से, रशिया की तरफ से इस कंपटीशन में 2 फाइटर जेट्स उतारे गए हैं। MiG-35 ऑलरेडी इस कंपटीशन में था और अब Su-35 भी इस कंपटीशन में उतार दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से F-15EX के आ जाने के बाद में 3 फाइटर जेट्स हो जाते हैं। F-15 के अलावा बोइंग की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट भी भारतीय वायुसेना को ऑफर किया गया था। वहीं लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पहले F-16 और बाद में उसको रीब्रांड करके F-21 ऑफर किया था। वहीं स्वीडन की तरफ से जैस 39 ग्रिपेन भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए फाइल्स डिफेंस मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंचाई गई हैं, यानी कि इस कंपटीशन को लेकर अभी भी चीजें काफी दूर हैं और आने वाले 6 से 8 महीने इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है। वैसे ASQR यानी कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट सेट की जा चुकी हैं। ये एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं और जो भी इक्विपमेंट इन पैरामीटर्स को पूर्ण करता है उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है और शॉर्टलिस्टेड कंटेंडर बाद में कमर्शियल बिड में जाता है, जहां पर वो अपनी कमर्शियल बिड देता है कि इक्विपमेंट और इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल की कॉस्ट कितनी होगी। और इन शॉर्टलिस्टेड कंटेंडर्स में जिस कंटेंडर की प्राइसिंग सबसे कम होती है उसी को सेलेक्ट किया जाता है। और ये काफी फेयर प्रैक्टिस है क्योंकि आपने जो ASQR सेट किए थे, यानी कि पैरामीटर्स बनाए थे कि फाइटर जेट इतना तेज जाना चाहिए, इतना लोड कैरी करना चाहिए, इसमें ये खूबियां होनी चाहिए, ये सारी पैरामीटर्स को ये शॉर्टलिस्टेड कंटेंडर मीट करते हैं। और इन शॉर्टलिस्टेड कंटेंडर में जिसकी कीमत सबसे कम होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और यही शुरू होती है रफाल के लिए सबसे बड़ी परेशानी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन सभी फाइटर जेट्स में यूरो फाइटर टाइफून और रफाल सबसे ज्यादा कॉस्टली फाइटर जेट्स हैं, और वो इस वजह से क्योंकि ये फाइटर जेट दूसरे सारे कॉम्पिटिटर से आधी जनरेशन आगे हैं। लेकिन इस कॉम्पिटिशन में जितने भी कंटेंडर्स हैं वो सारे के सारे कंटेंडर्स एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं। और इसी वजह से जब ये कंपटीशन शुरू होगा तो यूरो फाइटर टाइफून और रफाल जो पिछले कंपटीशन में शॉर्टलिस्टेड कंटेंडर्स थे वो इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और हर बीतते दिन के साथ में इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती जा रही है। वैसे अपग्रेडेड F-15EX की बात की जाए तो ये काफ़ी डिसेंट फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट का रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है और जिस साइज की इस फाइटर जेट की नोज है उसके हिसाब से इस रेडार में बहुत सारे TR मॉड्यूल्स होंगे।
जिसके वजह से इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी। इस फाइटर जेट में ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम ऐड किया गया है। ये सिस्टम काफी हद तक रफाल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की तरह काम करता है। वैसे F-15 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक नहीं है, लेकिन इसमें पॉड बेस्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक लगाया जा सकता है। अगर वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो ये फाइटर जेट 22 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम है। ये मिसाइल्स हो सकती हैं AIM-120C AMRAAM या फिर AIM-9 साइडवाइंडर। साथ ही एयर टू ग्राउंड मोड में ये फाइटर जेट सभी प्रकार के बॉम्ब्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। यानी कि अगर जेनरिक टर्म में बात की जाए तो GSQR इस फाइटर जेट को एलिमिनेट नहीं करेंगे, और अगर इस फाइटर जेट की कीमत रफाल से कम है तो ये फाइटर जेट सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम शुरू होगी जब Su-35 और MiG-35 इस कंपटीशन में कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही फाइटर जेट्स की कीमत अपनी क्लास में सबसे कम है, जैसा कि आमतौर पर सभी रशियन जेट्स के साथ में होता है। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स में क्या लाइफ साइकिल कॉस्ट को कंसिडर किया गया है। ओवरऑल ये कंपटीशन अभी कुछ दिन और चलेगा और इसके फाइनलिस्ट इतनी जल्दी पता चलने वाले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।